नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए यहाँ पे फिजिक्स का खान सर की बुक है किरण पब्लिकेशन की, इसको हम कर रहे हैं। पहले चैप्टर को हम 5 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम हर सेट में मैंने बोला था कि 50-50 क्वेश्चन कर देंगे, जिससे हम 20-21 दिन में आपकी ये पूरे बुक को कवर कर लें। उसके बाद हम बायोलॉजी स्टार्ट कर सके, ठीक। तो आज के इस क्लास में ये मात्रक और गति जो चैप्टर है, चौथा वीडियो, इसका एक और वीडियो मिलेगा कल, यानी कि कल को लेके आपका मात्रक और गति के पूरे जो 190 क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले चाहेंगे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक। चलिए आइए शुरू करें। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ तो नहीं मिलेगा इसका बाबू, पीडीएफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो अगर जो आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करनी है, ठीक। हम 110 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 111 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिति या एक समान स्थिति गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बल, ठीक है। तो बल की बात करें, बल एक कारक होता है जो किसी निकाय के स्थिर या एक समान गति की स्थिति को बदलता है या बदलने का काम करती है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा बल, ठीक। चलिए, इसमें आपने पढ़ा होगा ना, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है गतिशील रहेगी, जिस पर उस पर कोई बल ना लगाया जाए, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इसका आंसर क्या होगा? तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्य। कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? जूल होती है, ठीक। और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 113, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन को दर को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, समय के साथ वस्तुओं की गति पर विचार करते समय वस्तु के तात्कालिक वेग को समय के साथ एक अवधि के रूप में विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? इसको वेग बोलते हैं। वेग यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 या डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें। स्थिर बस के चलने समय बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को न्यूटन की व्याख्या करता है? क्यों गिरते हैं? तो याद रखना, इसमें स्थिर बस है तो यानी कि स्थिरता का जड़त्व, और ये जड़त्व जो होता है न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति के पहले नियम की व्याख्या करता है। इसे ही हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? देखो, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी, किसी वस्तु का संवेग 3 गुना करने पर इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। कितनी गुनी? 9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। इसको सॉल्व करने बैठूंगा थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन आप इतना याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक। 116 की बात करें। यदि ऊंची छलांग लगाने वाला जो व्यक्ति है, एथलीट है, वो ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, ताकि वो क्या जड़त्व का उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। तो याद रखना, एथलीट कूदने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, तो ये क्या करता है? क्या उसे हेल्प करता है जिससे वो लंबी छलांग ले सके? तो याद रखना, गति का जड़त्व एथलीट की गति की स्थिति को जारी रखने में मदद करती है, जो उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 117, गतिज श्यानता या डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई क्या है? गतिज श्यानता या डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई क्या है? यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट है पोइज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें। समान रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? समान रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को रेक्टिलिनियर गति कहा जाता है, यानी कि रैखिक गति कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होगा? तो याद रखिएगा, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग अधोमुखी सकारात्मक होगा। अधोमुखी सकारात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करें। त्वरण की विमा होती है। त्वरण की विमा होती है LT पे पावर -1, सॉरी LT पे पावर -2 होती है, ठीक।
LT पे पावर -2 होती है त्वरण की विमा। तो LT पे पावर -2 देखिए, M पे पावर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के बीच परिणाम स्वरूप क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, 122 की बात करें, 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है आपका, शक्ति बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। ठीक है, ऊर्जा बटे समय। ठीक, समय, समय आपको पता है, समय पता है, हाँ 20 सेकंड समय पता है। हमें ऊर्जा पता है, नहीं ऊर्जा नहीं पता है। ऊर्जा होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh। ठीक, तो mgh बटे समय कितना, समय यानी कि t। तो mgh बटे t आप देखो, पुटअप करो। m क्या है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन गुणे g कितना दिया है, g नहीं दिया है ना, g नहीं दिया ना, g आप 10 रख सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, 10 रख लिया आपने, h नहीं दिया, h यहाँ पे लिख लिया, बटे समय दिया 20, और यहाँ पे p कितना दिया है, शक्ति कितना दिया है, शक्ति माफ कीजिए, शक्ति कितना दिया है, शक्ति दिया 160। अब इसको सॉल्व करो, 160 का मल्टीप्लाई करोगे 20 में, यानी कि 160 मल्टीप्लाई 20 बटे 40 गुणे 10 नीचे आ जाएगा इसके, 40 गुणे 10, ये हो गया h इज इक्वल टू, इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, अब आप मत करना सर जी न्यूमेरिकल आप सही से सॉल्व नहीं करवाते हो, मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। ठीक, इतनी छोटी सी जगह में। 123 की बात करें, 80 किलोग्राम की एक वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत गति क्या होगी। आवश्यक औसत गति, ठीक है, तो आवश्यक औसत गति आपको निकालनी है। शक्ति बराबर क्या होता है यहाँ पर, वर्क डन बटे टाइम, वर्क डन बटे टाइम आपको शक्ति निकालना है। तो वर्क डन क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा mgh बटे टाइम। ठीक है, तो mgh बटे टाइम, औसत शक्ति ही यहाँ पे निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे पावर निकालना है, एवरेज पावर, तो हो जाएगा mgh बटे टाइम। तो mgh पुटअप कर दो, m कितना दिया है, m दिया है 80, उसके बाद है g कितना, g हम 10 रख सकते हैं, उसके बाद हम 40 बटे हम इसको करेंगे, बटे हमारा क्या हो जाएगा t, समय कितना दिया 50। चलो भाई सॉल्व कर दो जल्दी से, ये 0 से ये 0 कट का, 5 से काटोगे 2 बार में, 80 गुणा 160, 160 गुणा 4 यानी कि 640 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 वाला या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। 124 की बात करें, 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, 50 किलो, तो उसी को 50 किलोग्राम आदमी उस 70 किलो वाले आदमी को कितनी बल से धक्का देगा। भाई न्यूटन का प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का तीसरा समीकरण बोलता है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर जो 70 किलो वाला आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति को ढकेलेगा, तो 50 किलोग्राम वाला आदमी भी 50 न्यूटन के बल से ही 70 किलो वाले आदमी को ढकेलेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 125 की बात करें, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, भाई गिराना मत आप, यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है तो मोबाइल फोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जी बराबर यहाँ पे दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो मोबाइल फोन की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पूछा, भैया इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। चलिए 0.5 किलोग्राम है, क्या 0.5 किलोग्राम को हम 5 किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, इसको हम 5 लिख लेते हैं, और 5 लिखने से साथ ही हम नीचे 10 से भाग दे देते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब बराबर हो गया। जी आपका 10 दिया है, h दिया है 100, भाई सॉल्व कर लो, 10 से 10 कटा, 500 आ गया ना, 500 जूल आ गया। दशमलव सॉल्व करते तो दिक्कत होता, तो हमने दशमलव को खत्म करके 500 जूल निकाल दिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018, देख सकते हो CBT 2 की परीक्षा में, CBT ग्रुप डी CBT की परीक्षा में। 126 की बात करें,
जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा? तो परिणाम जो भी होगा, देखो परिणाम कैसे निकालोगे, लगाए गए बल का परिणाम, बल का परिणाम क्या होगा? परिणाम बराबर होगा जो आपका बल है, कितना, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान आपका कितना, 8 गुणे जो परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन, उनका अंतर, अंतर कितना है? 4, 9 का अंतर 5 बटे समय, समय कितना? 2 सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, 4 5 चौके 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है बाबू? तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। P बराबर होता है m × v। ठीक, क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कहलाता है बल। F बराबर ma, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें, दाब की एसआई यूनिट क्या है? दाब, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? तो ये होती है पास्कल, ऑप्शन नंबर 2। 130 की बात करें, किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। 131 की बात करें, स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण निकालना है भाई, त्वरण निकालना है। आप देखो यहाँ पे गति का पहला समीकरण आता है ना, v बराबर u प्लस ए टी, वहाँ से त्वरण निकालते हो, और v बराबर u प्लस ए टी, तो त्वरण निकालने का फॉर्मूला बनता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये त्वरण का फॉर्मूला बनता है। ठीक, v माइनस यू बाई टी। ठीक, चलिए 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 यहाँ पे बात करें, कार स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है ना, कार पहले रुकी हुई है, स्थिर अवस्था से चलने प्रारंभ करती है, तो प्रारंभिक वेग u कितना हो जाएगा? 0। तो जब 0 हो गया तो a बराबर v बटे टी हो गया, v बटे टी, यानी कि अंतिम वेग कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 हो गया, समय 10 दिया है, ये काटो 2 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इतना सिंपल तो था। अब कहोगे सर जी v माइनस यू बटे टी कैसे आया? तो इसको देख लो, ये समझ में आ गया। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लो भाई, u इधर आएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, t नीचे आ जाएगा है। अब ये भी ना समझ में आया तो बेकार है आपका पढ़ना। औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति किसके बराबर होती है बाबू? तो औसत शक्ति की बात करें, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के बराबर होती है। 133 की बात करें, यदि कोई वस्तु समान अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? असमान गति, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 12.5 सेकंड में लौट आती है, उस वेग को ज्ञात करें जिसके द्वारा इसे ऊपर फेंका गया था। ठीक, लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन से 12.5 सेकंड में लौट आती है जमीन पर, उस वेग को ज्ञात करें जिसके द्वारा इसे ऊपर फेंका गया था। v बराबर u प्लस जी टी। ठीक, चलो भाई, गेंद को ऊपर फेंक रहे हो ना, तो गेंद क्या हो, पहले पकड़ोगे तब ना गेंद को ऊपर फेंकोगे, पकड़ोगे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा, तो u बराबर 0 हो जाएगा, v बराबर जी टी। जी आपका गुरुत्वाकर्षण बल 10 दिया है, टी आपका 12.5। भाई मल्टीप्लाई कर दो सिंपली वे में, कितना हो जाएगा 125 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 135 की बात करें, 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करने। भाई संवेग P बराबर mv मैंने बताया था, P बराबर mv, m यानी कि द्रव्यमान और v यानी कि वस्तु का वेग। 50 गुणे 6 300 क्या हो जाएगा? 300 किलोग्राम क्या होगा बताओ? 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। देखो 300 ये भी दिया है, इसलिए यूनिट भी आपको याद रखना जरूरी, नहीं तो आप गड़बड़ा जाओगे। ठीक,
चलिए आगे चले। 136 की बात करें, किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटे की बात करें, ये होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 137, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? बताइए, इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश कहा जाता है, जिसमें दिशा के साथ परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उन्हें अदिश बोलते हैं। सदिश के एग्जाम्पल होते हैं वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण। पहला क्लास देखो, आपको मैंने ट्रिक बताया था सदिश सदिश वाला। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, निम्न में से कौन गति का समीकरण नहीं है? ठीक, तो पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या पहला दिया है यहाँ पे? क्या पहला दिया है? v बराबर u प्लस ए टी। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, इसे बराबर कर लो, इसे बराबर कर लो, इसे बराबर कर लो। ठीक, और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सही है गति का समीकरण, ये भी गति का समीकरण है। और तीसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि यू स्क्वायर को इधर लाओगे तो यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ये भी सही है। तो ये गति का समीकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए, जहां याद रखिएगा u प्रारंभिक दूरी है, v अंतिम दूरी है, a त्वरण है, t समय है और s क्या है? s है आपकी तय दूरी। ठीक, तय कुल दूरी। 139 की बात करें, यदि बल F और त्वरण a दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र होगा F बराबर ma, तो m बराबर हो जाएगा F बटे a, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 140 की बात करें, 5 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 5 किलोवाट बराबर 5000 वाट, ऑप्शन नंबर 4। 141 की बात करें, न्यूटन के निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम की व्याख्या करता है? भाई बहुत सिंपल, क्रियापद क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 देखो, रॉकेट लॉन्च करना, ये क्रियापद क्रिया नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत एवं समान पद क्रिया बल लगती है। 142 की बात करें, गति का दूसरा समीकरण किस स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये समय के बीच संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? बताइए, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण के अर्थ की बात करें, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 105.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर मैंने क्या बताया था आपको? 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल मैंने बताया था। तो 5.5 क्या होगा? तो इसमें 5.5 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? कितना आंसर आएगा? बताइए, कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5.5 गुणे आपका कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करो, 5.5 5 या 15, ये समथिंग 15 समथिंग आपका 19.8 गुणे 10⁻6 जूल के आसपास आएगा। ठीक है, हाँ आएगा। देखो 5 या 15 ऐसे ही आ जा रहा है भाई, तो 14 कहाँ जा रहा है? तो थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, लंबा गुणा भाग करने बैठोगे तो दिक्कत झेल जाओगे। ठीक है, एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन की बात करें आज की क्लास की, एक कार निरंतर गति से एक गोलाकार ट्रैक पर चलती है जिसकी त्रिज्या 100 मीटर है। यदि कार प्रत्येक घेरे का पूरा करने में 62.8 सेकंड लेती है तो उसकी औसत गति निकालना है। औसत गति मतलब क्या हो गया? औसत गति हो गया, अगर जो इस प्रकार से गोलाकार मार्ग पे चल रही है तो आपकी परिधि यानी कि d बटे समय, परिधि निकाल लो, वृत्त की परिधि, त्रिज्या r दिया है तो ट्रैक की परिधि हो जाएगी 2πr। ठीक है, यानी कि 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, देखो कहीं पे पाई में मान नहीं दिया, यानी कि वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। बटे आर कितना है? गुणे आर कितना है? 100। मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करोगे 314 हो जाएगा। 314 जोड़ गुणे 2 628 हो गया, यानी कि 628 बटे टी कितना दिया है? समय दिया है, हाँ दिया है 62.8 काटोगे 10 बार में कट जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये थे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, या पहले वीडियो में जो रिस्पांस मिला था ना उसकी अपेक्षा
आप लोग आधे भी नहीं हो, आधे भी नहीं हो, यानी कि आप लोग डाउन हो गए हो। ठीक है, ये गलत बात है कि पहले वीडियो में दिखा दो सपने कि सर आपको पूरा कराइए पूरा कराइए, हम पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े आप डाउन हो जाओ, मतलब देखना ही छोड़ दो, ये गलत बात है। ठीक है, हर वीडियो को देखो, हर वीडियो को लाइक करो, आप कमेंट्स अच्छे अच्छे नीचे जरूर किया करो बाबू, कमेंट्स करोगे तो उससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो धीरे धीरे 4 क्लास खत्म हो चुकी है, इसका 1 क्लास और बचा और चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा। टोटल 10 ही चैप्टर हैं, टोटल पहला खत्म कर चुके हो, आगे से मैं 5-5 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक, चलिए बाय बाय, मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद, जय भारत।